दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम ईबीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है, पेडागोजी सेक्शन और साथ में कंसेप्ट वाला प्रश्न जो होते हैं, जैसे पश्मीना शाल, आवास, झूम खेती, परिवार और मित्र, जल संसाधन, ठीक ना, सभी टॉपिक को कवर किया गया है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। है कक्षा 4 की ईबीएस की पाठ्य पुस्तक के अध्याय में उल्लेखित परियोजना गर्ल्स स्टार किससे संबंध में है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दूसरों का जीवन बचाने वाली बहादुर लड़कियों के बारे में। बी कह रहा है खेल के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ने वाली लड़कियों के बारे में। सी कह रहा है विज्ञान के क्षेत्र में चमत्कार करने वाली लड़कियों के बारे में। और डी कह रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ने और अपना जीवन बदल डालने वाली साधारण लड़कियों के रूप में। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। तो देखिए इसमें क्या है ना, स्टार गर्ल परियोजना उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी को दर्शाता है जिन्होंने कठिन और प्रतिकूल परिस्थिति में लड़कर स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली है, जैसे सूर्यमणि की कहानी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है रानी चींटी का काम है। ऑप्शन नंबर 1 है अपने घर की देखभाल करना, अपने घर की पहरेदारी करना, भोजन तलाशना और अंडे देना। तो देखिए जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो चींटियों की जो कॉलोनी होती है उसमें सभी का कार्य विभाजित किया गया रहता है, ठीक ना। रानी चींटी का कार्य होता है अंडे देने का। उसमें सिपाही चींटी भी होती है जो बिल या घर का ध्यान और पहरेदारी करती है। और कामगार चींटी जो होती है भोजन ढूंढकर बिल में लाती है, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आप दस्त और उल्टी से पीड़ित अपने दोस्त की किस प्रकार सहायता करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है उसे आराम करने और बाहर न जाने के लिए कहकर। बी कह रहा है उसे दर्द से राहत देने वाली दवाएं देने के लिए कहकर। और सी कह रहा है टीकाकरण के लिए उसे अस्पताल ले जाकर। और डी कह रहा है उसे समय समय पर तरल पदार्थ देकर। तो बताइए, मान लीजिए उल्टी कर रहा है दोस्त आपका, ठीक ना, और पेट खराब है, तो उसके लिए कौन सी दवा पहले क्या करेंगे आप लोग, क्या सहायता करेंगे। तो देखिए उसको तो ठीक है, उस समय समय पर हम उसको तरल पदार्थ देंगे, जैसे पानी हुआ, नींबू का घोल हुआ, ठीक ना, नमक का पानी हुआ, ये देंगे ताकि उसकी पानी की कमी ना हो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है राजस्थान में जोधपुर के निकट खेजड़ी गांव में पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी ने बलि चढ़ा दी। तो ऑप्शन नंबर 1 है अपने जीवन की, अपने भूमि की, अपने घर की, अपने रुपए पैसे की। तो देखिए जो अमृता देवी है, यह जो खेजड़ी वृक्ष है उसको बचाने के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ा दी, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए राजस्थान के जोधपुर में जो खेजड़ी गांव है, ठीक ना, उसमें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी बेटियां सहित कुल 363 लोगों ने अपने जीवन की बलि दे दी थी, ठीक ना। इसी की स्मृति में अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 है खेजड़ी पेड़ पाया जाता है जिसको खेजड़ी, ठीक ना, इसको खेजड़ी भी बोलते हैं। खेजड़ी पेड़ कहाँ पाया जाता है, गर्म और आर्द्र दशाओं में। दिशाओं लिखना चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। बी कह रहा है ठंडी और शुष्क दशाओं में, गर्म और शुष्क दशाओं में। और डी है संतुलित दशाओं में। यह किस दशा में पाया जाता है, गर्म और आर्द्र दशाओं में या गर्म और शुष्क दशाओं में। तो देखिए जो खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है गर्म और शुष्क दशाओं में, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में, जैसे राजस्थान हुआ, ठीक ना, वहाँ पर गर्म ज़्यादा है, शुष्क हवा है, ठीक ना। यहाँ पर पेड़ बहुत कम होते हैं, इसलिए क्या करता है खेजड़ी वृक्ष जो है ये पानी को कम
सोखता है, इसकी वो पानी की कम आवश्यकता होती है, ठीक ना, तो वहाँ पर यह ज़्यादा पाए जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राहुल विटामिन डी की आवश्यकता से अधिक गोलियां लेता है। उसके चाचा जो एक चिकित्सक है ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी क्योंकि उसे समस्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दस्त की, बी है गुर्दे की पथरी की, सी है मसूड़ों से रक्तस्राव की, और डी है हड्डियों की मुलायम होने की। तो बताइए इसका जो सही जवाब क्या होगा, क्यों ऐसी विटामिन डी की जो गोली खा रहा है अधिक खा रहा है, ठीक ना, आवश्यकता से अधिक खा रहा है, तो इसका मतलब है गुर्दे की पथरी की बात होगी। देखिए अत्यधिक विटामिन लेने से क्या होता है, शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है और रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जो जा करके जमा हो जाती है, गुर्दे की पथरी का कारण बनती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, इससे पहले आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थोड़ा ये सुपर फास्ट क्लास है, तो आप लोग थोड़ा सा, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो स्लो करके स्पीड देख लीजिए। तो आइए प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे। कह रहा है शरीर में थायरोक्सिन की कमी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आयरन से, आयोडीन से, पोटेशियम से और मैग्नीशियम से। तो देखिए जो थायरोक्सिन होता है यह आयोडीन की कमी से होता है, ठीक ना। थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स क्या होता है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह रोग होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसको जो इससे क्या होता है, घेघा रोग होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 है, एक प्रशिक्षु शिक्षक प्रयोगशाला में प्रोटीन के लिए खाद्य परीक्षण प्रदर्शित करना चाहती है। ऐसा करने के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक का चयन करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है आयोडीन का, सुडान 3 का, पहलिंग या बिलियन ए और बी, और डी है कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो देखिए जो प्रोटीन की खाद्य परीक्षण की बात कर रहा है, तो यह जो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का उपयोग करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से भोजन के लिए कौन से घटक मांसपेशियों का निर्माण करने और शरीर का द्रव्यमान बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है खनिज, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जो करता है मांसपेशियों को बढ़ाने में और शरीर का निर्माण करने में, यह प्रोटीन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, जिसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है। तो देखिए जो मानव होते हैं उसके शरीर में जो प्रतिशत पानी का जो प्रतिशत होता है वह 60% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कुल भार का, ये ध्यान रहे, कुल भार का 60%, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। आधे से ज़्यादा खाली पानी होता है शरीर में। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो 30 किलो पानी होगा और 20 किलो में हड्डी फड्डी ये सब होती है, ठीक ना, त्वचा वचा। कर रहा है 11 है, गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मलयालम, बी है कोंकणी, और सी है कन्नड़, और डी है मराठी। तो देखिए गोवा की जो है कोंकणी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो मलयालम जो है यह केरल की है और कन्नड़ जो है कर्नाटक की है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है। शिकारा, फेरी, अपूतिक और करवा। तो देखिए जो फेरी जो है यह केरल की पहचान है। यह फेरी एक प्रकार की नाव है जिसका उपयोग केरल के बैक वाटर जलमार्ग में लोगों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में यह रहती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मार्ग में आएंगे यदि कोई
व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक यात्रा करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक यात्रा कर रहा है तो कौन कौन से राज्य आएंगे? तो देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक आता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वलसाड़, मड़गांव, कोझिकोड और गांधीधाम। तो कर है गोवा के अंतर्गत, तो ये जो आता है मड़गांव, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब वलसाड़ और गांधीधाम धाम जो है गुजरात के अंतर्गत आता है और कोझिकोड जो है यह केरल के अंतर्गत आता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर, इस अवधि के दौरान फूल वाले पौधे पर्याप्त मात्रा में उगते हैं। बी करा मधुमक्खियाँ इन्हीं महीना में अपने अंडे देती है। तो देखिए जो पालन होता है तो मधुमक्खियाँ क्या करती है, इसी महीने में अपने अंडे देती है, तो यह पालने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, छात्रों में उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों को अवधारणा याद करने में लगाकर, और भी करा है अधिक आवधिक मूल्यांकन करके, सहकारी अधिगम का पालन करके, अधिक गृह कार्य दे करके। तो देखिए जो किया जा सकता है सहकारी अधिगम का पालन करके, ठीक ना। आत्मसम्मान, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि छात्र की सामाजिक कौशल, परस्पर विश्वास, आत्मसम्मान और शैक्षणिक सफलता उच्च उपलब्धि को बढ़ावा देती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखेंगे। भूमि निर्वाह गतिविधियाँ सहायता करती है। ऑप्शन नंबर 1 प्रसिद्ध लोगों की भूमिकाएं सीखने में, छात्रों को कक्षा में संलग्न रखने में, अधिगम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में, दुनिया में महान काम करने वाले लोगों को महत्व देने में। तो देखिए जो सही लगती है, अधिगम में छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में जो निर्वाह की भूमिका होती है, सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है भूमिका निर्वाह गतिविधियों के माध्यम से बच्चे केवल एक दर्शक नहीं रहते हैं, बल्कि वह स्वयं पात्र बनकर सीखते हैं और इससे कक्षा में जो सक्रियता की भागीदारी हो बढ़ती है और सुनिश्चित होती है और अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 17 हो गया, 18 देखेंगे। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अपने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व के संबंध में छात्रों को जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पेड़ों की विभिन्न उपयोग समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक सामग्री का उपयोग करना। बी है विभिन्न उत्पादों के उदाहरण देना जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं। सी है छात्रों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों का चार्ट दिखाना। और डी है उन उत्पादों और सेवाओं को समझने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना और उसे हमें पेड़ों से प्राप्त करना, जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, ठीक ना, हमें नहीं है, सॉरी। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उन उत्पाद और सेवाओं को समझने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना और उस पेड़ से जो प्राप्त होता है उसके बारे में समझाना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। छात्रों के वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए निम्नलिखित में से किन तकनीकियों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मौखिक परीक्षा, कायानुबंध गतिविधियाँ, निबंध प्रकार के प्रश्न, वैकल्पिक अनुक्रिया आधारित प्रश्न। तो देखिए जो नहीं किया जाता है निबंध प्रकार के प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़िए और दिए गए बिंदुओं में से कौन सा ईवीएस का अध्यापन करते समय प्रासंगिक नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला है विशेषीकृत भाषा का प्रयोग करना। ये बात तो ठीक है, विशेषीकृत भाषा का प्रयोग करना नहीं पूछा है ना, प्रश्न में क्या पूछा है नहीं, देखते हैं। नहीं पूछा है तो जो नहीं होगा वही ना, तो ये वाला तो विशेषकृत भाषा का प्रयोग, खाली एक विशेष भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना, ये तो पहले ही गलत हो गया। नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ना, ये तो ठीक है।
समूह अधिगम शामिल करना, ये भी ठीक है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी और दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। तो ये तीनों सही है, कह रहा है नहीं है, प्रश्न पूछा है नहीं है। देखिए प्रश्न पूछा है नहीं है, ठीक ना। जब नहीं पूछा है तो जब तीनों सही है तो पहला वाला नहीं है, तो पहला वाला ही आंसर इसका माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CCE का मूल उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 सत्रांत मूल्यांकन का पालन करना, शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि शामिल करना, शिक्षण के लिए सबसे आसान तरीका अपनाना और छात्रों और उनके माता पिता के साथ साझा करने के लिए उनका सतत और औपचारिक अवलोकन शामिल करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि शामिल करना, बाल केंद्रित विधि शामिल करना, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं 22। यदि कक्षा में ईवीएस शिक्षक अक्सर जांच करने वाले तथा कल्पनाशील प्रश्न पूछता है तो वह ऐसा छात्रों का क्या बेहतर बनाना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, वह चिंतन कौशल को बेहतर बनाना चाहता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। किस प्रकार के एक ईवीएस शिक्षक छात्रों को वातावरण में चीज़ों की परस्पर निर्भरता के संबंध में समझाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, उनके पास विभिन्न जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच आपसी संबंध के बारे में जो जानकारी हो उसके आधार पर उसका वर्कशीट बनाने के लिए व्यवहार करना। तो पहला ही ऑप्शन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही कर लेंगे सही। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों के अधिगम स्तर की जांच के NCERT की ईवीएस पुस्तकों के अध्यायों में से कौन सा शामिल है? हमने क्या सीखा, सोचे और बताए, चर्चा करें, पता करो और लिखो। तो हमने क्या सीखा ये ईवीएस में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं 25 है। कक्षा 4 की ईवीएस पुस्तकों के अध्याय के अंत में सब्जियों की सहायता से कागज की बुनाई और कपड़े पर मुद्रण करवाने के लिए बच्चों को सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, कपड़ा बनाने की सटीक प्रक्रिया को जानने के नहीं कराए, अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए अवसर प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन अवसर प्राप्त की बात होती है तो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी समस्या हल करने तथा चिंतन क्षमताओं के विकास में शिक्षार्थियों की सहायता करती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, फ्लैश कार्ड का प्रयोग, मानचित्रों और ग्लोब का समावेश, कविताओं और कहानियों का प्रयोग, पहेलियाँ और रिडल्स का प्रयोग। तो देखिए पहेलियाँ और रिडल्स का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समय 2 मिनट और बचा है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के आकलन के लिए परिचित सूचक नहीं है? तो देखिए जो नहीं है स्मरण जो है परिचित सूचक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए कक्षा 1 और 2 में ईवीएस पढ़ाने का जो सबसे बेहतर तरीका है वह बताइए क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, खेल के माध्यम से ईवीएस सिखाना, स्कूल में स्थानीय मान से असंबंधित अवधारणा सीखना और भाषा और गणित के साथ ईवीएस के क्षेत्र का एकीकरण, सतत मूल्यांकन शामिल किए बिना सभी विषयों पर शिक्षण। तो देखिए क्या नहीं शामिल है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तरीका सबसे बेहतर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एकीकरण करना, ठीक है ना। ईवीएस में गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सबको एकीकरण करना, एक ही साथ पढ़ाना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 है। निम्नलिखित में कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी, किसी भी प्रकार की विकलांगता वाले छात्रों को कक्षा में बाकी छात्रों के साथ उपस्थित रहने की अनुमति देना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन का क्या रूप होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है, अधिकांशतः परियोजना का काम
नित्य औपचारिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षाएं, लिखित और मौखिक कार्यों में बच्चे का सतत अवलोकन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लिखित और मौखिक कार्यों में बच्चे का सतत अवलोकन। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।